अस्सलाम वालेकुम। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं रिव्यू करा दूंगा। ये हम थोड़ा कंप्लीट कर लें, इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिव्यू करा दूंगा। सही। अच्छा, ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम हम देख लेते हैं। अभी हमने कितने एल्गोरिथम कर लिए? एक तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किया था हमने, ठीक है, और उसके बाद हमने किया था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के भी दो वर्जन पढ़े थे, प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन, ठीक है। फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी हमने प्रीएम्पशन का नॉन प्रीएम्पशन का देखा, जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। जब प्रीएम्पशन किएगा तो प्रीएम्पशन की जाए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पे, तो वो कहलाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। वो भी हमने देखा लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने जो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है वो कैसे होती है वो करके देखा। अब राउंड रोबिन पे आ जाते हैं। ये राउंड रोबिन एल्गोरिथम है, इसको समझ लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पहली लाइन पे देखें, ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम, टाइम क्वांटम। इसमें होता क्या है कि हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम मिल जाता है, एक टाइम क्वांटम मिल जाता है, इसको क्यू से डिनोट कर रहे हैं। एक फिक्स टाइम मिल जाता है, उस फिक्स टाइम के बाद वो प्रोसेस से जो है ना वो टाइम लेके दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाता है। हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम दे दिया जाता है, उस फिक्स टाइम के बाद अगला प्रोसेस चल पड़ता है। उससे जो है वो रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर लिया जाता है, रिसोर्सेज वापस ले ली जाती है, दूसरा प्रोसेस चला जाता है। तो वो जो टाइम स्लाइस है, जिसको टाइम क्वांटम यहाँ पर कह रहे हैं, क्यू से डिनोट कर रहे हैं, और यूजुअली होता है 10 से 100 मिली सेकेंड्स के दरमियान, ठीक है। तो यानी कि 10 मिली सेकेंड के हर 10 मिली सेकेंड बाद दूसरा प्रोसेस आ जाएगा, और उसके 10 मिली सेकेंड बाद दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। तो 10 से 100 मिली सेकेंड के दरमियान इसका क्वांटम टाइम होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि आफ्टर दिस टाइम हैज इलेप्स्ड द प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड एंड एडेड टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू, ठीक है। यानी कि प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर लिया जाता है, जो टाइम गुजरने के बाद प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर लिया जाता है, वापस ले ली जाती है रिसोर्सेज, और उसको दोबारा से कहाँ डाल दिया जाता है? रेडी क्यू के अंदर, ताकि वो दोबारा से चलेगा। अगली मरतबा जब उसका टाइम टर्न आएगा, फिर वो प्रोसेस चलाया जाएगा। तो ये एल्गोरिदम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम जो है वो टाइम क्वांटम पे काम करता है। फिक्स टाइम स्लाइस जो है वो मिलते हैं सब प्रोसेस को, और हर कोई प्रोसेस अपने टाइम स्लाइस के ऊपर जाके, हर एक का फिक्स ही होता है, एक जो आप रख देते हैं वो सारी सब पे चल रहा होता है वो। इफ देयर आर एन प्रोसेस, अगर एन प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस अगर एन है रेडी क्यू के अंदर, एंड द टाइम क्वांटम इज क्यू, टाइम क्वांटम जो है वो क्यू है अगर, तो ईच हर प्रोसेस कितना लेगा, हर प्रोसेस कितना टाइम लेगा? 1 डिवाइड बाय एन, ठीक है। अगर 10 प्रोसेस है तो 1 डिवाइड बाय 10, अगर 100 प्रोसेस है तो 1 डिवाइड बाय 100। तो हर प्रोसेस जो है टाइम लेगा 1 डिवाइड बाय n ऑफ द सीपीयू टाइम in chunks of the at most q time unit at once. No process waits more than n minus 1 multiply by q. यानी कि हर प्रोसेस का टाइम इससे ज्यादा नहीं लगेगा, n minus 1 multiply by q. q क्या है? क्वांटम, टाइम क्वांटम। अगर 10 प्रोसेस हैं, अगर 10 प्रोसेस हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 माइनस 1। इस फार्मूले के अंदर दिखा रहा हूँ पुट करके, जो लिखा हुआ है ना, 10 माइनस 1। और Q क्या है आपका? टाइम क्वांटम मल्टीप्लाई बाय क्वांटम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वांटम फॉर एग्जांपल अगर 2 मिली सेकेंड है, 2 मिली सेकेंड टाइम क्वांटम हो गया, तो ये जवाब कितना आएगा इसका? 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। तो 18 मिली सेकेंड जो है वो 18 मिली सेकेंड से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा किसी प्रोसेस को। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इस टाइम से ज़्यादा किसी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि 18 मिली सेकेंड के बाद उसकी दोबारा बारी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि P1 अगर चला तो P1 जो है चला, और अगर ये 10 प्रोसेस है तो 18 मिली सेकेंड के बाद P1 की दोबारा बारी आ जाएगी। तो सारे 2-2 मिली सेकेंड चलेंगे ज़ाहिर है, तो 18 मिली सेकेंड के बाद P1 की दोबारा बारी आ जाएगी। यहाँ पर ये फार्मूला लिखा कि इस टाइम से ज़्यादा P जो है वो लगेगा नहीं, वेट करेगा नहीं कोई प्रोसेसर इतने
टाइम से ज्यादा। तो ये फार्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। टाइमर इंटरप्ट एवरी क्वांटम टू स्केड्यूल नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो इंटरप्ट जनरेट होगा ताकि वो इंटरप्ट के जरिए से एक प्रोसेस से रिसोर्सेज को लिया जाएगा और दूसरे प्रोसेस को जो है रिसोर्सेज दी जाएंगी। अब इसके अंदर जो है ना लिखा हुआ है परफॉर्मेंस का, यहाँ पर नीचे देखें परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया कि अगर क्वांटम लार्ज होगा, क्यू का लार्ज मतलब क्वांटम लार्ज होगा, यानी कि 2 मिली सेकेंड लिया ना यहाँ, अभी मैंने आपको दिखाया 2 मिली सेकेंड अगर हर प्रोसेस चले, लेकिन अगर क्वांटम लार्ज ले लें 4 मिली सेकेंड, 8 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 15 मिली सेकेंड, तो वो तो फिर जब अगर बड़ा बन जाएगा क्वांटम तो फिर तो वो फीफो ही बन जाएगा एक तरह से। ठीक है ना, तो लार्ज क्वांटम के अंदर जो है फिर तो फीफो ही, फीफो का जो है ना वो फीफो वाली चीज होगी, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात चलेगी। अगर क्वांटम स्मॉल है तो कितना स्मॉल होना चाहिए, तो क्वांटम क्यू मस्ट बी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट स्विच, अदरवाइज अदर ओवरहेड इज टू हाई, यानी कि क्यू इतना छोटा भी नहीं हो। ठीक है ना, यानी कि आपने इसको अगर आपने क्यू की वैल्यू, क्वांटम की वैल्यू 0.1 रख दी तो हर 0.1 मिली सेकेंड के बाद दूसरा प्रोसेस चलेगा। तो इससे क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस जो है ना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी बहुत ज्यादा, एक प्रोसेस से रिसोर्स लेके दूसरे को देगा, फिर 0.1 सेकंड के बाद एक से लेकर दूसरे को देगा, फिर 0.1 सेकंड के बाद। अब ये काम बहुत जल्दी जल्दी होगा क्योंकि आपने क्यू की वैल्यू बहुत छोटी रखी है, क्वांटम की टाइम क्वांटम जो है ना ये आपने बहुत छोटा रखा है 0.1, तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बढ़ने की वजह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बढ़ने की वजह से ना तो जाहिर है वो ओवरहेड आ जाएगा, बहुत ज्यादा ओवरहेड आ जाएगा सीपीयू पे, बार बार जो है वो सबकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज होंगी, सारे रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी, और जो है हमने जो चीजें पढ़ी थी पहले, तो वो सारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो पूरा चेंज होगा बार बार हर 0.1 मिली सेकेंड के बाद, तो इससे बहुत ज्यादा ओवरहेड आ जाएगा। तो टाइम क्वांटम इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि ओवरहेड बढ़ जाए, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपका फीफो बन जाए। आपने लिख दिया कि भाई 20 मिली सेकेंड के बाद दूसरा प्रोसेस चले, अब 20 मिली सेकेंड इतना बड़ा वेट है तो ये तो फीफो की तरह ही बन जाएगा एक तरह से। तो क्वांटम जो है ना यूजुअली जो है वो रखा जाता है 10 से 100 मिली सेकेंड के दरमियान के, तो 100 से 100 मिली सेकेंड के दरमियान टाइम क्वांटम रखा जाता है, ताकि और इसकी वैल्यू ऐसे ऑप्टिमल अरेंज की जाती है कि ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी ज़्यादा ना हो और फीफो वाले लुक भी ना आ जाए कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कोई ऑप्टिमल वैल्यू ली जाती है ताकि जो है वो प्रोसेस सारे एक साथ चल लें और मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ना वो उसकी लुक है। ये बात क्लियर हो गई। राउंड रॉबिन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं इस स्लाइड में। वैसे अगले स्लाइड में हम इसका एग्जांपल करेंगे, इस स्लाइड में सिर्फ डिस्क्रिप्शन बताई गई है उसके बारे में। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है तो कर सकते नो सर। अच्छा जी, यहाँ पर देख लें, ये राउंड रॉबिन एग्जांपल आ गई राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की। ठीक है, एग्जांपल ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम विद टाइम क्वांटम 4। यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या ली है 4, यानी कि हर प्रोसेस जो है 4 मिली सेकेंड चलेगा, हर प्रोसेस 4 मिली सेकेंड चलेगा। और प्रोसेस सारे ये दिखाए गए P1, ये प्रोसेस है P1 P2 P3। ठीक है, ये प्रोसेस है और P1 का टाइम बस टाइम है 24 मिली सेकेंड, P2 का 3 मिली सेकेंड, P3 का भी 3 मिली सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया, इसका जैन चार्ट यहाँ पर बनाया गया है, ये देखें जैन चार्ट बना हुआ है। तो जाहिर है पहले P1 चलेगा, P1 इसमें P1 पहले चलेगा, P1 पहले आया। ठीक है, प्रोसेस P1 पहले आया, P1 पहले चलेगा और P1 वैसे उसका P1 का टाइम कितना है 24 मिली सेकेंड, लेकिन ये इसने चलाया कितना, 0 से चला और ये 4 पे आके रोक दिया। क्यों रोक दिया 4 पे आके, कि टाइम क्वांटम क्या लिया था 4, तो 4 से ज्यादा चलेगा नहीं कोई भी प्रोसेस, 4 मिली सेकेंड से ज्यादा चलेगा नहीं, तो उससे फिर प्रीएम्प्ट कर ली जाएंगी रिसोर्सेज। P1 से रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट करके किसको दे दी जाएंगी P2। P1 4 मिली सेकेंड चला, अभी 20 मिली सेकेंड बाकी है। ठीक है, P1 जो है 4 मिली सेकेंड चल चुका है लेकिन अभी 20 मिली सेकेंड बाकी है। 4 मिली सेकेंड चलने के बाद उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर लिया गया, फिर कौन सा प्रोसेस चला दिया गया P2, P2 का जो है प्रोसेस चला दिया गया। तो P2 का जो प्रोसेस चला, P2 का प्रोसेस कितने मिली सेकेंड चलेगा 3 मिली सेकेंड। तो यहाँ से अब जाहिर है इसका टाइम क्वांटम तो वैसे 4 है,
लेकिन ये 7 पे आके यहाँ पर रुक गया, 7 पे आके खत्म हो गया क्योंकि इसका बस टाइम खत्म हो चुका है, 3 है। इसलिए ये 8 तक नहीं चलेगा, बल्कि 8 क्योंकि एक टाइम 1 मिली सेकंड ज़ाया होगा उसमें अगर वेट करेगा तो। तो अगर ये खत्म हो चुका है तो 7 पे खत्म होने के बाद फौरन अगला शुरू कर देगा P3। P3 पे कितने मिली सेकंड है? 3। तो ये 7 से 10 तक चलेगा, ठीक है। ये 4 नहीं चलाएगा, हालांकि टाइम क्वांटम 4 है, हर एक को 4 चलना चाहिए, लेकिन अगर किसी का बर्स्ट टाइम छोटा होगा क्वांटम से, देखो बर्स्ट टाइम 3 है, क्वांटम 4 है, तो बर्स्ट टाइम अगर छोटा है क्वांटम से तो फिर वो बस टाइम जितना ही चलेगा, क्वांटम का इंतजार नहीं करेगा, बस टाइम को ही कंप्लीट करके अगले पे स्विच कर जाएगा। तो यहाँ पर देखो P2 भी कंप्लीट हो चुका है, P2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, P3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दोबारा किसकी बारी आएगी? P1 की। P1 पहले 4 सेकंड चल चुका था, P1 दोबारा चलेगा और 10 से लेके 14 तक चला ये P1, 4 मिली सेकंड चल गया, लेकिन फिर दोबारा 4 मिली सेकंड चलेगा क्योंकि और कोई प्रोसेस बचा ही नहीं है, P2 और P3 खत्म हो चुके हैं। तो P1 फिर दोबारा चलेगा और 14 से 18 मिली सेकंड चलेगा, 4 का क्वांटम दोबारा चलेगा 4 के क्वांटम तक। फिर दोबारा से P1 चलेगा 18 से 22 तक 4 मिली सेकंड, फिर दोबारा से P1 चलेगा 22 से 26 तक 4 मिली सेकंड, ठीक है। इसके बाद दोबारा से P1 चलेगा 26 से 30 तक 4 मिली सेकंड। तो इस तरह से ये, क्योंकि और प्रोसेस खत्म हो चुके थे P2 और P3, इसलिए P1 ही मुसलसल चलता रहा और 4-4 मिली सेकंड हर मरतबा उसको मिलते रहे और 30 पे जाके वैल्यू जो है मुकम्मल हुई। तो ये इसका जो तरीकेकार होता है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का। तो टिपिकली हायर एवरेज टर्न अराउंड टाइम देन शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। टर्न अराउंड टाइम इसका ज़्यादा होता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट से, लेकिन इसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है, इसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है राउंड रॉबिन का। तो क्यू शुड बी लार्जर कंपेयर टू कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम। क्यू यूजुअली 10, ये पहली बार आप बता दी, क्यू क्वांटम की वैल्यू 10 से 100 मिली सेकंड के दरमियान होती है, रखते हैं ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम। और कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है ना, वो कोशिश होती है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है 10 माइक्रो सेकंड से छोटा ही हो। तो हमारा ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का काम था कि इसके अंदर कोई टाइम स्लाइस क्वांटम की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, जिसकी वजह से फिर वो हर उस टाइम के इलेप्स होने से पहले पहले वो इस टाइम जैसी टाइम क्वांटम इलेप्स होता है वो अगले प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट कर देता है। ये क्लियर हुई ये बात? यस सर। जी। अच्छा, इमाद ने सवाल किया, अगर प्रोसेस 2 का बस टाइम 4 होता, हाँ सही है 4 था, तो 3 बस टाइम पर ख़त्म होने के बाद वापस चलता। देखो फिर अगर प्रोसेस 2 का बस टाइम 4 होता तो फिर 4 तक ही चलता दायरा, P2 4 तक चलता, यानी कि 4 से 8 तक चलता, और क्वांटम भी 4 है, ये बस टाइम भी 4 है, तो ज़ाहिर है इसको फिर 8 तक चलना होता, फिर P3 पे आता, ठीक है। तो अब चूंकि बस टाइम क्वांटम से छोटा था, तो ये 3 पर रुक खत्म हो गया और उसने फिर अगले प्रोसेस को उसने चला दिया। तो ये जो था ये मतलब आपका राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की एग्जांपल थी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, और कोई इसमें बात हो कुछ नहीं। स्लाइड में कोई क्वेश्चन हो? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर देखें दिखाया गया है टाइम क्वांटम को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम के साथ कंपेयर किया गया है। ये प्रोसेस टाइम है, यहाँ प्रोसेस टाइम दिखाया गया 10 मिली सेकेंड, 0 से 10 तक, और क्वांटम इसमें रखा हुआ है 12, यानी कि अगर क्यू की वैल्यू 12 मिली सेकेंड होगी और अगर कोई प्रोसेस 10 मिली सेकेंड का हुआ तो जाहिर है वो तो कंप्लीट हो जाएगा 12 मिली सेकेंड के अंदर। तो इतना टाइम इतना ज़्यादा है क्वांटम का कि 12 मिली सेकेंड में 10 मिली सेकेंड का क्वांटम खत्म होने से पहले ही आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा, बस टाइम छोटा है 10। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी ही नहीं, यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है, एक प्रोसेस से रिसोर्स लेके दूसरे प्रोसेस को दी जाए,
तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की सारी वैल्यूज चेंज होती हैं, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी नहीं, क्योंकि एक ही प्रोसेस, क्वांटम इतना बड़ा था कि एक ही प्रोसेस चला और वो कंप्लीट हो गया, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 0 है। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट क्वांटम की वैल्यू अगर 12 से 6 कर दी जाए, जैसे यहाँ पर कर दी गई, तो जाहिर है फिर 6 मिली सेकेंड चलेगा, 6 मिली सेकेंड चलने के बाद फिर बाद में 4 मिली सेकेंड चलेगा, ठीक है। ये 6 मिली सेकेंड चला प्रोसेस टाइम, फिर बाद में 4 मिली सेकेंड। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है ये लाइन शो कर रहा है, एक मरतबा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, एक मरतबा एक प्रोसेस से मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी कर दी आपने 6, क्वांटम की वैल्यू अगर आपने और कम कर दी 1, तो 10 मिली सेकेंड के अंदर ये 9 मरतबा, ठीक है ना, हर मिली सेकेंड के ऊपर जो है जाके ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी हर मिली सेकेंड। तो आप देख रहे हो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बढ़ गई। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, क्वांटम की वैल्यू जितनी कम करोगे उतनी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बढ़ जाएगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई है 9, अगर 1 आपने क्वांटम की वैल्यू रखी है, तो जितनी क्वांटम की वैल्यू कम करोगे उतनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बढ़ जाएगी, और जितनी क्वांटम की वैल्यू ज्यादा करोगे उतनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम हो जाएगी। तो ऐसा रखते हैं, आइडियली ऐसी वैल्यू रखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी बहुत ज्यादा ना हो, और प्रोसेस भी जो है ना वो मतलब ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो जाए। तो ना बहुत ज्यादा छोटी रखी जाती है वैल्यू, ना बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू रखी जाती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? नो सर। अच्छा, ये सवाल आया बाद में, अगर 4 से ज्यादा होता तो बाद में 4 से ज्यादा क्या चीज कह रहे हैं आप? ये 4 से ज्यादा तो हमने यहाँ 4 वाली तो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, तो क्वांटम की वैल्यू 12 है, 6 है और 1 है। अगर 4 होता तो जाहिर है वो क्वांटम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग थोड़ी कम हो जाती है इससे। अच्छा, तो लास्ट स्लाइड का पूछा था, चलो ठीक, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने ये देखा इस सिनेरियो में। अब आगे यहाँ पर देखें, ये दिखाया हुआ टाइम क्वांटम, ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, क्योंकि तो आपको नजर आ रहा है अब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है टाइम क्वांटम दिया हुआ है। तो अगर टाइम क्वांटम देखते हैं तो टर्न अराउंड टाइम ये रहा, ठीक है। तो यहाँ बताया कि बस टाइम जो है 80% ऑफ बस शुड बी शॉर्टर देन क्यू, ठीक है ना। यानी कि ऐसा क्वांटम ऐसा होना चाहिए कि 80% जो है बस 80% जो प्रोसेस है वो चल जाए, 80% जो प्रोसेस है वो क्वांटम से कम हो, ठीक है। यानी कि 80% प्रोसेस क्वांटम के टाइम से कम हो, तब तो फायदा है क्वांटम का। अगर सिर्फ 50% प्रोसेस क्वांटम से कम है, बाकी सब क्वांटम से ज़्यादा है, तो फिर जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया शो करने के लिए, ताकि हम इसका समझ सकें। अच्छा, रेडी क्यू इज पार्टीशन इनटू सेपरेट क्यूज। फॉर एग्जांपल देखो, अब इसमें मल्टी लेवल क्यू का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये मल्टी लेवल क्यू का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कि फोरग्राउंड इंटरएक्टिव होता है, बैकग्राउंड बैच प्रोसेसिंग। यानी कि अगर मल्टीपल क्यूज बनाई जाए, स्केजुलिंग ऐसे भी हो सकती है कि मल्टीपल क्यूज के जरिए से मल्टीपल क्यूज को इम्प्लीमेंट करके जो है स्केजुलिंग की जाती है। प्रोसेस परमानेंटली इन अ गिवन क्यू, प्रोसेस जो है क्यू के अंदर परमानेंटली रख दिए जाते हैं। ईच क्यू हैज इट्स ओन स्केजुलिंग एल्गोरिथम, हर क्यू की अपनी अपनी एल्गोरिथम चल रहा होता है। जैसे फोरग्राउंड में राउंड रॉबिन चल रहा हो फॉर एग्जांपल, बैकग्राउंड में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रहा हो। मल्टीपल क्यूज के अंदर जो है वो स्केजुलिंग का यहाँ पर बताया जा रहा है। ये मल्टीपल मल्टीपल क्यूज के अंदर, यानी कि मल्टीपल लेवल क्यू बना ली जाए और उनके अंदर अलग अलग एल्गोरिथम जो है वो चलाए जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि scheduling must be done between the queues, fixed priority scheduling, that is serve all from foreground then from background, possibility of starvation, ठीक है। तो अगर फिक्स प्रायोरिटी स्केजुलिंग हुई तो यानी कि फोरग्राउंड में सारी चीज़ें चल गई, फिर बैकग्राउंड की वैल्यू चलाई। फोरग्राउंड में क्या है, राउंड रॉबिन, बैकग्राउंड में क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आपने फोरग्राउंड पहले सारा चल गया, फिर बैकग्राउंड चलेगा, तो इसमें हो सकता है स्टारवेशन पे आ जाए कि बैकग्राउंड की वैल्यू हो सकता है कभी चले ही नहीं, कि फोरग्राउंड की वैल्यूज जो है वो कभी खत्म ही नहीं हो रही, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है स्टारवेशन की। तो टाइम स्लाइसिंग उसका हल है। टाइम स्लाइसिंग वही सीओ कहते हैं क्वांटम को। ईच क्यू गेट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम व्हिच इट कैन schedule amongst its process, that is 80% to the foreground and round robin.
यानी कि 80% टाइम जो है फोरग्राउंड एल्गोरिदम्स को दे दिया जाए और 20% टाइम जो है वो बैकग्राउंड एल्गोरिदम को दे दिया जाए, तो ये ज़रा अच्छा ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहता है अगर हम मल्टी लेवल क्यूज की बात करें। मल्टी लेवल क्यू क्या होती है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे ऊपर दिखाई गई, ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सिस्टम प्रोसेस सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है, ये सिस्टम प्रोसेस। इसके बाद जो है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस है, इसके बाद इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस है, इसके बाद बैच प्रोसेसिंग है। ये प्रायोरिटी कम होती जा रही है। आखिर में स्टूडेंट के प्रोसेस है, जो आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो ये प्रायोरिटी जो है ना वो कम होती जा रही है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऊपर चल रहे हैं, उसके बाद लोअर प्रायोरिटी वाले नीचे, उसके लोअर प्रायोरिटी वाले उसके नीचे, और इन सब के दरमियान जाहिर है वो स्विचिंग होती रहती है, और ये सारी क्यूज के अंदर जितने प्रोसेस हैं वो चलते रहते हैं। तो ये एक तरह से सिनेरियो यहाँ पर दिखाया गया है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का, और इससे फायदा ये होता है कि सारे सारे प्रोसेसेस जो है वो चल रहे होते हैं। जैसे कि a process can move between the various queues। एक प्रोसेस हो सकता है, एक प्रोसेस यहाँ से निकल के यहाँ आ जाए, ऐसा हो सकता है। एक प्रोसेस की प्रायोरिटी यहाँ से निकल के यहाँ हो जाए, यानी कि इसकी प्रायोरिटी लो हो गई, ठीक है। हाई प्रोसेस की प्रायोरिटी लो हो सकती है, या लो प्रोसेस की प्रायोरिटी की हाई हो सकती है। किसी प्रोसेस को अगर हाई प्रायोरिटी देना हो तो उसको एक क्यू से निकाल के दूसरे क्यू में डाल दिया, वो हाई प्रायोरिटी पे चला जाएगा। तो ये ऐसा पॉसिबल होता है मल्टी लेवल क्यूज के अंदर कि क्यूज की प्रोसेस को एक क्यू से दूसरे क्यू में शिफ्ट किया जा सकता है, और वो एजिंग की बुनियाद पे। एक प्रोसेस था वो काफ़ी देर हो गई, वो हाई हाई मतलब लो प्रोसेस था, यानी कि स्टूडेंट का प्रोसेस था लो, ठीक है, काफ़ी देर हो गई, वो नहीं चल पा रहा है, स्टारवेशन में आ रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी बढ़ा दी जाएगी। उसकी प्रायोरिटी बढ़ा के उसको बैच प्रोसेस के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो चल जाए। तो प्रायोरिटी को जो है ना वो बढ़ा दिया जाता है, उसी को कहते हैं एजिंग, जो अभी आपको मैंने बताया था शुरू में। एजिंग एजिंग हल है स्टारवेशन का, ठीक है। तो स्टारवेशन में जो प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिले में होते हैं, तो एजिंग के जरिए से वो प्रोसेस जो है वो सारे चल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूल डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। नंबर ऑफ क्यूज, अब इसमें क्या था, मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज के अंदर जो है ये चीजें कंसीडर की जाती है। नंबर ऑफ क्यूज कितनी है, कितनी क्यूज बनाई जा रही है, हर क्यू के ऊपर कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चल रहा है। हो सकता है किसी पे फीफो चल रहा हो, किसी पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट चल रहा हो, किसी के ऊपर राउंड रॉबिन चल रहा हो। मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू अपग्रेड द प्रोसेस, ठीक है, यानी कि कौन सा मेथड जो है वो यानी कि प्रोसेस को अपग्रेड करने का मेथड क्या है। अपग्रेड का मतलब क्या है कि उसकी प्रायोरिटी हाई करनी है, या उसका जो है प्रायोरिटी हाई करने के लिए क्या मेथड अप्लाई होगा, या किसी भी प्रोसेस को डिमोट करना है। डिमोट का मतलब क्या है, उसकी प्रायोरिटी को जो है ना वो प्रायोरिटी कम करनी है। तो अगर किसी की प्रायोरिटी कम करनी है, उसको डिमोट करना है, तो उसका तरीकेकार क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा। और मेथड यूज टू डिटरमाइन विच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर व्हेन द प्रोसेस नीड सर्विस, ठीक है। तो जब प्रोसेस को सर्विस मिल जब किसी प्रोसेस को सर्विस चाहिए, तो कौन सी क्यूज इस वक्त चलाई जाएगी, ठीक है, उसका तरीकेकार क्या होगा। यानी कि सारी चीजें ये मल्टी लेवल क्यू के अंदर देखी जाती हैं, और उसको कंसिडर करके जो है इस इन क्यू को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का एक और एग्जांपल दिखाई गई है। ये 3 क्यूज हैं, Q0, Q1, Q2, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये वाली क्यू जो है वो Q0 है, और ये वाली जो क्यू है ये Q1 है, और ये वाली जो क्यू है ये Q2 है। तो Q0 पे क्या चल रहा है, राउंड रॉबिन, यानी कि इसके अंदर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम चल रहा है, और टाइम क्वांटम इसके अंदर रखा हुआ है 8 मिली सेकेंड का, ठीक है। यहाँ पर ये इस क्यू के अंदर 8 मिली सेकेंड का टाइम क्वांटम रखा हुआ है। हर 8 मिली सेकेंड के बाद दूसरा प्रोसेस चलने लगता है। फिर Q1 के अंदर जो है वो उसमें भी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम चल रहा है, लेकिन उसके अंदर टाइम क्वांटम ज्यादा है, उसके अंदर टाइम क्वांटम है 16 मिली सेकेंड का। तो आप ये देखो, ये Q2 है, इसके अंदर टाइम क्वांटम जो है 16 मिली सेकेंड का रखा गया है। फिर Q2 है, उसके अंदर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम नहीं, बल्कि उसमें
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व Q2 में। तो इससे ये क्या हो गया, तीनों क्यूज बनी हुई है, सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो Q0 की है। ठीक है, हो सकता है कोई प्रोसेस जो है वो Q0 में उसकी प्रायोरिटी को अगर बढ़ा दिया जाए किसी भी वजह से, सॉरी कम कर दिया जाए, अगर प्रायोरिटी कम होगी तो ये Q0 से निकल के Q1 में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो प्रायोरिटी को आपने इसको डिमोट कर दिया, कम कर दिया उसकी प्रायोरिटी को। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कम प्रायोरिटी में अगर लाना हो तो Q0 से निकाल के उसको Q1 में ले आए, तो अब वो लो प्रायोरिटी प्रोसेस बन जाएगा और क्वांटम वैल्यू उसमें 16 होगी। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जाहिर है जल्दी जल्दी 8-8 मिली सेकंड के बाद चेंज हो रहा होगा, तो अगर बहुत बड़े बड़े प्रोसेस आ जाए तो जाहिर है फिर उसके लिए फिर ज़्यादा अच्छा Q2 रहेगा, तो उसको भी डिमोट कर दिया जाता है और उसको उसकी प्रायोरिटी को कम करके उसको Q1 के अंदर रखवा दिया गया। लेकिन अगर यहाँ से भी कोई प्रोसेस जो है वो चलने में देर लग रही है तो उसको और डिमोट कर दिया गया और अब वो Q2 में आ जाएगा, उसकी प्रायोरिटी और कम कर दी गई। ठीक है, तो प्रायोरिटी जो है कम की जा सकती है मल्टी लेवल क्यू के ज़रिए और अलग-अलग क्यूज़ के ऊपर अलग-अलग एल्गोरिदम्स भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्केड्यूलिंग, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, न्यू जॉब एंटर्स Q0, नई जॉब जो होगी वो Q0 में आएगी, यहाँ पे सही है, ये आ रही है Q0 में नई जॉब आएगी। तो विच इज सर्व्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, जो सारे फर्स्ट का जॉब पहले आएगी उसी को चलाएगा। व्हेन इट गेन सीपीयू जॉब रिसीव्स 8 मिली सेकंड, हर जॉब पे 8 मिली सेकंड चलेगी, जो कि जाहिर है यहाँ पर दिखा रहा है। इट डज नॉट फिनिश इन 8 मिली सेकंड, अगर कोई जॉब 8 मिली सेकंड में कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, अगर कोई जॉब 8 मिली सेकंड में कंप्लीट नहीं होती तो फिर जॉब को Q1 में भेज दिया जाता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगर कोई जॉब 8 मिली सेकंड में कंप्लीट नहीं होती, अगर फॉर एग्जाम्पल P1 जॉब आई और P1 जॉब का टाइम क्वांटम है 7, तो P1 जो है इसमें रहेगी क्योंकि 7 जो है वो छोटा है 8 से, तो वो इसी क्यू में रहेगी। लेकिन अगर दूसरी जॉब आई P2 के नाम से दूसरी जॉब आई और उसका टाइम क्वांटम है फॉर एग्जांपल 10, अब 10 जो है ना, 10 की वैल्यू 8 से बड़ी है, तो इसको फिर शिफ्ट किया जाएगा, इसको Q0 से निकाल के Q1 में डाल दिया जाएगा, P2 यहाँ आ जाएगा, P2 यहाँ आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्या कहा जा रहा है कि अगर क्वांटम से कम होगी तो उसको दूसरी उसकी प्रायोरिटी को लो करके, यानी कि उसको 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 एक क्यू से निकाल के दूसरे क्यू में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से किया जाता है। At Q1 job is again served first come and first serve 60 millisecond. If it does not complete, it is permitted to move to the Q2. अगर ये जॉब फॉर एग्जांपल एक जॉब आएगी P3, अगर कोई जॉब आई P3, हो सकता है P3 का जो बस टाइम है वो उसका बस टाइम हो सकता है वो 20 मिली सेकेंड हो। अगर P3 का बस टाइम 20 मिली सेकेंड है तो P3 पहले से भी निकल जाएगी क्योंकि 8 से बड़ी है और दूसरे से भी निकल जाएगी क्योंकि 16 से बड़ी है, तो P3 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो दोनों क्वांटम से बड़ी वैल्यू होगी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले क्यू के अंदर जो है मूव कर जाएगी। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि मल्टीपल क्यूज के जरिए से तो जिस जॉब की बस टाइम जैसा होगा उस हिसाब से उसको उस क्यू के अंदर एडजस्ट किया जाएगा ताकि वो उसी हिसाब से चल सके। इस तरह से करने से क्या होगा, जल्दी जल्दी सारी जॉब से है कंप्लीट होगी। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं स्लाइड में। मल्टी लेवल क्यूज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है और यहाँ पर जो है वो प्रोसेस जो है एक क्यू से निकल के दूसरे क्यू में जा रहा है। अगर टाइम क्वांटम उसका एक्सीड बस टाइम एक्सीड कर रहा है टाइम क्वांटम से, उस बिहाफ के ऊपर वो एक क्यू से निकल के दूसरे क्यू में जा रहा है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो थ्रेड स्केजुलिंग भी होती है। थ्रेड स्केजुलिंग का मतलब क्या है कि अगर
मतलब इसको ज़्यादा बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, बस ये आपको यहाँ बता दूँ थ्रेड स्केजुअलिंग में होता है यही है कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं ना, एक तो या तो यूजर लेवल प्रोसेस होता है या फिर कर्नल लेवल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कर्नल लेवल या यूजर लेवल थ्रेड दोनों तरह के चल रहे होते हैं। और when thread supported threads schedule not process, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड को सपोर्ट करता है तो फिर थ्रेड को स्केजुलिंग एल्गोरिथम थ्रेड्स के ऊपर चलते हैं, प्रोसेस के ऊपर नहीं चलते अगर थ्रेड्स जो है उसको सपोर्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो थ्रेड्स के ऊपर भी स्केजुलिंग होती है। अब ये थ्रेड्स के स्केजुलिंग का थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ दिखाई गई है, ये आप स्किप कर दीजिएगा कोड पे। अब हम यहाँ आते हैं मल्टीपल प्रोसेसर स्केजुलिंग पे। अटेंडेंस में आपको मैं दोबारा देखूंगा तो आप बताइएगा कि क्या है। ठीक है, अच्छा मल्टीपल प्रोसेस स्केजुलिंग देख लेते हैं। ऐसे कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि एक जैसे प्रोसेस होते हैं, उसको कहते हैं होमोजीनियस प्रोसेसेस, होमोजीनियस। ठीक है, तो एक ही वो प्रोसेस कौन से होते हैं जो एक ही मल्टी प्रोसेसर के अंदर चल रहे हैं। जैसे अगर मेरा बताया ना 4 प्रोसेसर भी हो सकते हैं, 5 प्रोसेसर भी हो सकते हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर होता है, कोर i5 कोर i7। लेकिन अगर एक ही प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस हैं तो वो सारे प्रोसेसेस तो जितने भी होमोजेनियस प्रोसेसर्स हैं वो एक ही मल्टी प्रोसेसर में होते हैं। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? ओनली वन प्रोसेसर एक्सेस द सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर एलिवेटिंग द नीड फॉर डेटा शेयरिंग। यानी कि तो एक प्रोसेसर जो है वो डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करेगा, जबकि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर हर प्रोसेसर जो है उसकी अपनी जो है स्केजुलिंग होगी। अच्छा ये भी होता है कि स्केजुलिंग के अंदर प्रोसेसर की एफिनिटी होती है। प्रोसेसर की एफिनिटी का मतलब क्या है कि कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो जो है ना वो एक प्रोसेस, अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं प्रोसेस एफिनिटी की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक प्रोसेसर है। ठीक है, सीपीयू है, ये सीपीयू 1 है, ये सीपीयू 2 है, सीपीयू 2 अगला सीपीयू 3 है। ठीक है, ये मल्टीपल प्रोसेसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मल्टीपल प्रोसेसर है। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अब एक प्रोसेस है प्रोसेस 1। ठीक है, अब प्रोसेस 1 सीपीयू 1 चला रहा था प्रोसेस 1 को। ठीक है, प्रोसेस 1 को सीपीयू 1 चला रहा था। अब कुछ देर बाद जो है ना वो लोड बैलेंसिंग करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसर है, तो प्रोसेस 1 को हो सकता है प्रोसेसर ही बहुत सारे हैं, P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है, मल्टीपल जो है वो प्रोसेसेस हैं जो कि इस वक्त अवेलेबल हैं, जो कि चलना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और रेडी क्यू के अंदर चलना चाह रहे हैं। अब एक प्रोसेस यहाँ चल रहा है P1, एक प्रोसेस जो है CPU 3 चला रहा है फॉर एग्जांपल P4 को, CPU 2 चला रहा है फॉर एग्जांपल P2 को। तो अब इसमें यही चाहा जाता है कि प्रोसेस 1 जो है ना वो CPU 1 ही चलाए पूरा। ये ना हो कि P1 प्रोसेस जो है वो इसको यहाँ से हटा के फिर यहाँ दिया जाए P1 को। इससे डिस्टर्ब होती है बहुत सारी चीजें। एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा रहा है प्रोसेसर, एक सीपीयू से दूसरे सीपीयू में प्रोसेस जा रहा है, इससे डिले आता है। दूसरा क्या है कि प्रोसेस ये जो है ना सारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक चेंज होगा, सबकी वैल्यूज को जो है बार बार सेव किया जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जो प्रोसेसर किसी प्रोसेस को अगर चला रहा है, जैसे पी सीपीयू 3 P4 को चला रहा है तो P4 सीपीयू 3 ही पूरा चलाए, पूरा खत्म यही करे, दूसरे को शिफ्ट ना करे। इसको कहते हैं प्रोसेसर एफिनिटी। ठीक है, ये चीज कहलाती है प्रोसेसर एफिनिटी, कि एक प्रोसेस ही पूरा खत्म करे, एक प्रोसेस को एक ही प्रोसेसर पूरा चलाए, दूसरे प्रोसेसर के हवाले ना करे। इसको कहते हैं प्रोसेसर की एफिनिटी है सीपीयू के साथ। इससे फिर डिले कम हो जाता है, वरना एफिशिएंसी मुतासिर होती है अगर एक सीपीयू से दूसरे सीपीयू में प्रोसेस को शिफ्ट किया जाए तो इससे इसकी एफिशिएंसी मुतासिर होती है। ये बात क्लियर हो गई?
प्रोसेस एफिनिटी की जो बात मैंने की, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि प्रोसेसर की एफिनिटी होती है, प्रोसेसर हैज एफिनिटी फॉर प्रोसेसर ऑन विच इट इज करंटली रनिंग। जो प्रोसेसर करंटली जिस प्रोसेसर पर रन हो रहा होता है उसके साथ एफिनिटी। अच्छा, एफिनिटी दो तरह की होती है, सॉफ्ट एफिनिटी भी होती है और हार्ड भी होती है। सॉफ्ट के अंदर होता क्या है कि वो एक प्रोसेसर के अंदर चलता है, लेकिन कभी कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो वो दूसरे के हवाले कर सकता है, यानी कि इसके अंदर गुंजाइश होती है कि वो दूसरे प्रोसेसर के हवाले कर दे। इसको कहते हैं हम सॉफ्ट एफिनिटी। कोशिश तो ये करता है कि ना करे, लेकिन अगर कोई मजबूरी के अंदर करना पड़ जाए तो ये कर देता है। लेकिन अगर हार्ड एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि एक प्रोसेसर दूसरे सीपीयू के पास जाए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती इसमें। उसको कहते हैं हार्ड एफिनिटी। ठीक है। तो मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों तरह की होती हैं, सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह की होती हैं। लिनक्स के अंदर दोनों तरह की हैं और विंडोज में भी है। तो जहाँ सॉफ्ट एफिनिटी की जरूरत होती है वहाँ सॉफ्ट एफिनिटी अप्लाई की जाती है, जहाँ हार्ड एफिनिटी की जरूरत होती है वहाँ पर हार्ड एफिनिटी अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि नॉन यूनिफॉर्म मल्टीपल एक्सेस की जब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर है, दो सीपीयू लगे हुए हैं, ये एक सीपीयू ये है, एक सीपीयू ये है, और ये सारे चीज़ें, मेमोरी है, इसकी अपनी मेमोरी है, इसकी अपनी मेमोरी है। ठीक है। तो ये फास्ट एक्सेस होता है। अगर अपनी मेमोरी सीपीयू अपनी मेमोरी को एक्सेस करे तो ये फास्ट एक्सेस होता है। लेकिन अगर एक सीपीयू किसी दूसरे की मेमोरी को अगर एक्सेस करेगा तो ये स्लो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। तो जगह मेमोरी प्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है ना, वो भी एफिनिटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि जो है ना, एक प्रोसेस को एक ही सीपीयू में रहने दिया जाए, उसको दूसरे सीपीयू के हवाले ना किया जाए। वरना इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो एक प्रोसेसर दूसरे की मेमोरी को जो है ना एक्सेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका उसका इस प्रोसेस को अगर एक्सेस करना चाहेगा तो इसकी मेमोरी एक्सेस करेगा, इसकी वजह से स्लो एक्सेस हो जाएगा, डिले आएगा। ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर कोशिश ये की जाती है कि प्रोसेसर एफिनिटी बरकरार रहे, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस सीपीयू के पास ना जाए, अपने सीपीयू के पास ही रहे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अच्छा, ये लिखा है प्रोसेसर इवेंट में क्यों नहीं होते, मात्र सवाल किया है, जैसे कोर i6 है, कोर i8। बस ये एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैथमेटिकली चल रही होती है। जैसे 8 बिट का एक बाइट होता है, ठीक है। तो जाहिर है 2 बिट का दो दो 16 बिट के 2 बाइट हो जाएंगे। तो 8 के मल्टीपल पे चल रहा है, तो इसलिए आपको कभी भी आपको जो मेमोरी मिलेगी ना, रैम, वो या तो 8 बाइट की मिलेगी, या यानी कि जो वो हार्ड डिस्क भी देख लो या यूएसबी देख लो, 8 GB की या 16 GB की या 32 GB की, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स में है। ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 7 GB की 7 GB की यूएसबी या 15 GB की या 13 GB की यूएसबी, ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स में बाइट वाइज चल रहा होता है वो। यहाँ पर भी जो है ना, वो चूंकि प्रोसेसर की बात हो रही है तो उन्होंने इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि वो ऑड नंबर को सपोर्ट करेगा, इवन पे वो जा नहीं सकेगा। इसी वजह से ये कोर i5, कोर i7, कोर i3 वो ऑड नंबर पे चल रहा है। तो मल्टीपल प्रोसेसर के अंदर स्केजुलिंग होती है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें, अगर हम सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसर की बात करें तो उसके अंदर सारे सीपीयूज जो है वो कीप ऑल सीपीयूज लोडेड फॉर एफिशिएंसी। कोशिश ये की जाती है अगर एक से ज़्यादा सीपीयूज हैं और सारे मिलके काम कर रहे हैं, सिमेट्रिक है,